आज से हम लोग जनरल बायोलॉजी शुरू करेंगे जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल। ठीक है, अब ये जनरल बायोलॉजी है और नॉट स्पेसिफिकली फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले देख लें कोर्स बुक क्या है। तो एनसीईआरटी क्लास 9 और एनसीईआरटी क्लास 11 इसमें जो सेल के चैप्टर है। ठीक है, अब ये जो है ये तो एग्ज़ाम के लिए बुक फॉलो होती है, लेकिन हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ताकि हम लोग एक ये पढ़ पाएँ कि पहले ये टॉपिक पढ़ना है फिर ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको फॉलो करेंगे, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इनके जो टॉपिक्स दिए गए हैं सीरियल वाइज टॉपिक्स, सब टॉपिक्स वाइज, तो उनके टॉपिक्स को पढ़ेंगे, पर उसमें हम लोग और डिटेल में भी जा सकते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ जनरल बातें भी हम लोग जानेंगे रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिकली फॉर एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है सेल्स की और एक जनरल बायोलॉजी है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल एक ब्रीफ पढ़ेंगे, ब्रीफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर वापस रिवाइज करेंगे। एक टॉपिक जो पढ़ चुका है फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके थोड़े डिटेल में जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे करके एक जनरल वे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इसमें कोई बोर्ड की लैंग्वेज में लिखना या फिर बोर्ड के अनुसार चलना ऐसा नहीं है, या कंपटीशन के अनुसार चलना ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग वैसा कुछ कुछ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसलिए मैंने लिखा है नॉट स्पेसिफिकली फॉर एग्ज़ाम। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग रफ में भी समझेंगे, डायग्राम से भी, और एक अलग तरह से हम लोग इसको देखेंगे सबके लिए। ठीक है, अगला है हमारा, मतलब हम लोग शुरू करते हैं सेल। तो सेल होता क्या है, तो सेल लैटिन शब्द से बना है सेलुला, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। इसकी कुछ हिस्ट्री भी है, जैसे रॉबर्ट हुक ने ये इसका डिस्कवर किया था। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में। फिर ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है किसी ऑर्गेनिज्म का, या फंक्शन वो कैसे परफॉर्म करता है, वो सेल पे डिपेंड करता है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे सेल को दो भाग में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इनके पास सिर्फ एक सेल होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम और प्लूरल में बैक्टीरिया। तो इनके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और सेल्स में क्या क्या होता है। मल्टी सेलुलर जिसमें मोर देन वन सेल्स होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और भी एग्जांपल्स होते हैं, पर अभी हम लोग जनरल देख रहे हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से आए हुए हैं। अब कैसे आते हैं, तो सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेल डिवीजन, उसको भी देखेंगे हम लोग। पर सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ऐसे ब्रेक करते हैं दो दो पार्ट में, और ऐसे करके आगे सेल प्रोड्यूस होते रहते हैं। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। ठीक है, सेल थ्योरी का तीसरा पॉस्टुलेट है। तो सेल थ्योरी जो बेसिक मतलब सेल क्या है और वो कैसे काम करता है या फिर उसमें क्या क्या होता है, तो एक थ्योरी है जिसमें सेल्स के बारे में स्टडी की जाती है। तो उसके शुरू में तो फंडामेंटल 3 थ्योरी थी, मतलब 3 पॉस्टुलेट्स थे। अब मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार और भी पॉस्टुलेट्स हो गए, पर जो बेसिक 3 पॉस्टुलेट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल। दूसरा पॉस्टुलेट होता है कि सेल इज़ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज़ द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और तीसरा हमारा ये होता है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। तो ये रहा हमारा सेल थ्योरी, एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसमें पॉस्टुलेट्स इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज और मोर और वन सेल, कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स। तो वन सेल के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर और मोर देन वन सेल के ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, द सेल इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो सबसे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को सेल कहते हैं, हमने देखा है। ये श्लाइडन और श्वान, ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट के द्वारा ये दो पॉस्टुलेट्स दिए गए थे। और एक और पॉस्टुलेट्स वर्काउ ने दिया था, उन्होंने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये तीसरा पॉस्टुलेट वर्काउ और पहला दो श्लाइडन और श्वान का। ठीक है, तो इनको कहा भी जाता है फादर ऑफ सेल थ्योरी। तो ये 3 तो सबसे फंडामेंटल पॉस्टुलेट है, लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी में और भी पॉस्टुलेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम अभी 3 करते हैं। अगला है शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स। सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, तो सेल्स के जो शेप्स और साइजेस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन जो सेल परफॉर्म करता है। हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे।
शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन एंड फंक्शन, उसके फंक्शन और उनमें क्या क्या कंपोजिशन है कि कंपोनेंट्स क्या क्या है, उनके आधार पर सेल के डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं। सेल्स कैन बी स्फेरिकल, ओवल, सर्कुलर, लॉन्ग और शॉर्ट। तो सेल्स स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल, सर्कुलर, लॉन्ग, शॉर्ट, अलग अलग टाइप के होते हैं। द शेप ऑफ अ सेल कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सेल। अब सेल किस टाइप का है उसके बेसिस पर भी सेल के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, जैसे नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है। मसल सेल में जो स्मूथ मसल सेल होता है वो स्मॉल और स्पिंडल शेप, ऐसे शेप का होता है, न्यूक्लियस हो गया। प्लांट सेल क्या होते हैं, रिजिड और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। अब सम सेल्स लाइक अमीबा कैन चेंज, अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, क्योंकि वो सिंगुलर सेल होता है तो वो जैसे फूड को एनगल्फ करता है तो उससे वो अपने सेल को, क्योंकि वो एक ही सेल है तो वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। अब जो एनिमल सेल के साइज़ होते हैं वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर। और जो प्लांट सेल होते हैं वो बड़े होते हैं एनिमल सेल से, और उनके साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर होते हैं। जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच एग का सेल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम लोग कुछ जनरल बातें भी जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बोर्ड में हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर पैटर्न में आंसर देना पड़ता है, तो हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑस्ट्रिच सेल लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 15 सेंटीमीटर वाइड भी होता है, ठीक है। तो वो लार्जेस्ट सेल होता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, एक बार आप ट्राई करिए। तो लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल्स। द साइज ऑफ नर्व सेल्स कैन वेरी फ्रॉम नैनोमीटर्स टू मीटर, ठीक है, मतलब 1.5 मीटर तक भी नर्व सेल का साइज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन एंड हाउ लॉन्ग दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो उनका फंक्शन क्या है और कितना समय लेते हैं वो ट्रांसमिट करने पे, तो इस बेसिस पर उनके साइज डिपेंड करते हैं। तो नैनोमीटर्स के भी हो सकते हैं, मतलब बहुत छोटे 10⁻⁹ मीटर, और मीटर्स में भी वो हो सकते हैं। मीटर्स मतलब लगभग 1.5 मीटर के भी बड़े नर्व सेल्स हो सकते हैं। विच सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी बॉडी में, वो कौन से सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक बार आप ट्राई करिए। तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन। आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को कैपिटल H स्मॉल b से भी डिनोट किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक आयरन रिच प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को अपने में बाइंड करता है, ठीक, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, और हीमोग्लोबिन आरबीसी को रेड कलर भी देता है। जो रेड कलर का हमारा ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। इसमें ऑप्शन नहीं है, एक बार आप ट्राई करिए। तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से अनीमिया नाम की बीमारी होती है, ठीक है। अगला है, व्हाट इज़ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल फॉर अडल्ट्स। यहाँ पर हम लोग मेल और फीमेल के बात करेंगे, मेल एडल्ट, फीमेल एडल्ट। तो इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, एक बार आप ट्राई करिए। तो मेन के लिए, मेल के लिए 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, मतलब 1 डेसीलीटर में 14 to 18 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 डेसीलीटर ब्लड में 14 to 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और वुमेन के लिए 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन होना चाहिए। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ह्यूमन बॉडीज़। अब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा सेल किस टाइप के होते हैं, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्स आरबीसीज के होते हैं, ठीक है। तो आरबीसीज के सेल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, मोस्ट अबेंडेंट है ना, मैं पूरे बॉडी में ब्लड भरी पड़ी है, उसमें जो रेड रंग है वो आरबीसीज के कारण है, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में। अगला हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो पहले हम लोग शब्द में देखते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि कई टेक्निकल शब्द होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। तो ऑर्गेनेल्स होता है ऑर्गेन्स और एल, ठीक है। तो एल मतलब थोड़ा छोटा रूप हम लोग समझ सकते हैं, ऑर्गन का छोटा रूप। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा, जैसे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी होती है, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, तो वैसे ही सेल को अगर हम लोग बॉडी माने तो उसके भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल्स में अलग अलग काम करते हैं ऑर्गन की तरह, इसलिए ऑर्गन जो एल, ठीक है, ये थोड़ा छोटा रूप हम लोग कह सकते हैं ऑर्गन का। तो ऑर्गेनल यहाँ शब्द बना।
तो ऑर्गेनेल्स आर पार्ट ऑफ अ सेल जस्ट एज ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ बॉडी। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे ऑर्गन बॉडी के लिए करता है, वैसे सेल ऑर्गेनल्स या सेल कंपोनेंट सेल में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे सिंथेसाइज न्यू सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, लिपिड्स। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स का सिंथेसिस फॉर्मेशन होता है सेल में, वो एक अलग कंपोनेंट करता है। सीक्रेट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, डाइजेस्ट सब्सटेंसेस टेकन अप बाय द सेल। तो सेल जो सब्सटेंस लेते हैं उनको डाइजेशन में अलग कंपोनेंट मदद करता है। कंट्रोल द सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। कौन से सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं सेल के, कौन से बाहर जा सकते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है। स्टोर मटेरियल, कुछ कंपोनेंट्स मटेरियल को स्टोर करते हैं। क्लियर अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। अब सेल में जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको सेल से हटाने का काम कौन करता है। तो ये सब कुछ काम होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं वैसे वो छोटे छोटे से सेल में भी होते हैं। तो वो सेल ऑर्गेनेल्स या सेल के कंपोनेंट्स करते हैं। These organelles together constitute the basic unit called cell. इन्हीं ऑर्गेनल्स मिलाकर सेल बनाते हैं। जैसे ऑर्गन्स मिला के बॉडी बनाते हैं, वैसे ऑर्गेनल्स मिलाकर सेल बनाते हैं, इसलिए वो नाम लिया गया ऑर्गेनल। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कुछ सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे, ब्रीफ में बहुत देखेंगे, इनके बाद इन्हें अच्छे से डिस्कस भी करेंगे समय के साथ। तो कुछ सेल ऑर्गेनल्स और उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस देखते हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हम लोग ग्लूकोज में ब्रेक होता है फूड, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी जो सेल में एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कंट्रोल कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है। यहाँ पर सम लिखा है, इनके और भी होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, बस हम लोग खुद देख रहे हैं ताकि हम लोग को आइडिया पड़े कि सेल के ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल्स इंटीरियर फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेल के इंटीरियर को प्रोटेक्ट करता है। लाइजोसोम इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो डाइजेशन में मदद करता है, सेल जो मटेरियल अंदर लेता है उसके डाइजेशन में, और साथ में वेस्ट के रिमूवल में। तो फिर डाइजेशन के बाद जो वेस्ट होता है उसको भी बाहर करने में ये मदद करता है। गोल्गी अपैरेटस रिसीव्स प्रोटीन, प्रोसेसेस देम एंड सॉर्ट्स देम फॉर ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन सेंटर होता है, तो ये प्रोटीन्स को रिसीव करता है, उनको प्रोसेस करता है, उनको सॉर्ट करता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग जगह। तो ट्रांसपोर्टेशन सेंटर की तरह काम करता है। फिर अगला आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं सेल में। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें डिटेल में जानना है, टाइप्स में जानना है, जैसे ये रफ होता है कि स्मूथ होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम लोग इसको समय के साथ धीरे धीरे देखेंगे, बस आप रिवीजन ज़रूर करिएगा क्योंकि हम लोग जनरल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल आराम से धीरे धीरे जनरल अंडरस्टैंडिंग के संग आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ फैट्स, लिपिड, स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो इसका एक फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ फैट्स, लिपिड, स्टीरॉइड्स, और भी बहुत फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। हमारा साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म करता है जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हमने देखे इनको अपनी प्लेस में होल्ड करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एलिप्सिस है, मतलब और भी कुछ हमारे पास मतलब और भी बहुत ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैंने कुछ बेसिक्स दिया ताकि हमें एक आइडिया हो कि हम लोग सेल में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9th क्लास के भी हम लोग बुक में से देखेंगे और 11th के से भी देखेंगे, और साथ में कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल टॉपिक्स भी देखेंगे, जनरल नॉलेज का भी देखेंगे, ठीक है। और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग ये जनरल बायोलॉजी आज से शुरू किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ऑर्गेनेल्स के कुछ ऑर्गेनेल्स देखे, उनके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन देखे ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिले हमने सेल्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हमने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स और उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन देखे। अगली वीडियो में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सेल चैप्टर कंप्लीट करेंगे।